नमस्कार साथियों, ग्रोथ मोड यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस प्लेटफॉर्म पर इस विशेष श्रृंखला के तहत हम लोग बॉन्डेड लेबर नामक एक महत्वपूर्ण कानून को देखेंगे। उसके एबोलिशन यानी कि उसके इरेडिकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको मालूम है कि ग्रोथ मोड यूपीएससी के इस मंच के ऊपर, यूट्यूब मंच के ऊपर संधि सेवाओं के लिए जो सामान्य अभ्यास के विषय होते हैं, जो तत्व होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनकी यहाँ श्रृंखलावार चर्चा होती है। जहाँ अलग अलग श्रृंखला में हम लोग करंट अफेयर्स की बात करते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस जो है वो साथ में कंबाइंड एक श्रृंखला में देखते हैं। साथ ही हाइपोथेसिस में हम लोग स्टैटिक हिस्ट्री का तत्व देखते हैं। फिर बाद में इवेंचुअली हम लोग हिस्ट्री के बाद अलग अलग जो स्टैटिक विषय है, जिनमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इत्यादि चीज़ों का समावेश होता है, उसको वहाँ देखते हैं। प्लस एक यह विशेष श्रृंखला है जहाँ महत्वपूर्ण कानून जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही भूमिका निभाई हो उसको यहाँ देखते हैं। और आज हम इसके 48वें लेक्चर में यानी कि 48th लेक्चर में खड़े हैं। प्रति लेक्चर एक कानून की चर्चा करते हैं। यही मोडस ऑपरेंडी से चीज़ों को देखते हैं। सबसे प्रथम इसके परिचय और पृष्ठभूमि की बात करते हैं। फिर बाद में यहाँ जो कोई महत्वपूर्ण प्रावधान है इस कानून में, अलग अलग कानून के अलग अलग प्रावधान होते हैं, उनकी यहाँ चर्चा करते हैं। और आखिरी में अगर इसकी कोई आलोचना होती है, कोई महत्व होता है, तो उसको यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। साथ ही अगर इस सीरीज की बात करें, यही पर्टिकुलर सीरीज की बात करें, इंपॉर्टेंट एक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया नामक हमारे प्लेलिस्ट की, तो ये एक बुक के ऊपर आधारित है। अपने आप में महत्वपूर्ण बुक है। काफ़ी लेक्चर्स में मैं इस बुक के बारे में जिक्र करता हूँ और इसका महत्व समझने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड है। हमारे पास यहाँ फिजिकल फॉर्म में भी मौजूद है, जैसे आपको यह दृश्यमान है। और इसका ही जो सारांश है वो हम लोग यहाँ इसको आधारभूत बनाकर इसके सारांश को आपके सामने चीज़ों को रखते हैं। परीक्षा लक्ष्य एक विश्लेषण आपको एक जो है प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या प्राप्त करवाने का प्रयत्न करते हैं। अब हमारी मूल चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात आपको बता दूं कि अगर यह चीज़ों को आपको पढ़ना है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग, तो आप growthmounteducation.com आज ही विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, और वहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड जो रिसोर्सेस है उसको प्राप्त कीजिए। साथ ही में जो कुछ महत्वपूर्ण माहिती है उसको प्राप्त कीजिए, और साथ ही रिसर्चड कंटेंट वो आपको वहीं से प्राप्त रहेगा। आपको PDF भी वहाँ से मिल जाएगी, आपको ब्लॉग फॉर्म में टेक्स्ट भी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो आप वहाँ एक बार विजिट कीजिए। मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि आप वहाँ जाइए और प्रबुद्ध बनिए। अब आज की मूल चर्चा देखते हैं। आज 48वां लेक्चर है, जिनमें हमें बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट देखना है। बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी, या जबरन किसी के पास अगर मजदूरी करवाई जाए, कोई काम करवाया जाए, तो उसे बॉन्डेड लेबर कहते हैं। और ये बहुत ही घातक चीज़ है, पूरे समाज के लिए घातक चीज़ है। और इनमें जिन वर्गों को लेकर जो टारगेट किया जाता है उनके लिए तो और भी ये घातक है। तो इसीलिए स्वाधीन भारत में इसको खत्म करने की ज़रूरत हुई, और उसको खत्म करने के लिए यह कानून हम ले आए थे। यह कानून वर्ष 1976 का कानून है, जो कि अपने आप में थोड़ा महत्वपूर्ण है, और आज भी ये बॉन्डेड लेबर को खत्म करने के लिए भारत में लागू है। देखेंगे चीज़ों को। जैसे आपको मालूम है, हमारी मॉडस ऑपरेंडी सेम थियरी से जाएंगे, और एक एक जैसे हम लोग एक एक उपाख्यान में एक एक जो कानून देखते हैं, अधिनियम देखते हैं, उसको भी यहाँ वैसे ही यहाँ इसको भी देख लेंगे। साथ ही ये जो यहाँ सीरीज के लेक्चर्स है, ये लगभग सारी संधि सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें यूपीएससी, एसपीएससी वो आगे है, मगर अन्यथा सारी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए ये चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण है। प्लस जो लॉ के स्टूडेंट है, लीगल स्टडीज़ के लिए भी यहाँ इन चीज़ों का अहमियत जो है वो रहता है। तो उनके लिए भी ये लेक्चर्स एवं हमारी वेबसाइट के ऊपर इनके ब्लॉग्स उनके लिए थोड़े उपयोगी रहेंगे। अब शुरू करेंगे आज की मूल बात, जो कि परिचय से शुरू होगी। चीज़ों को माइंड मैप से देखेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है, और अन्य जो चीज़ें हैं जैसे ऑब्जेक्टिव्स हो या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हो, उनको हम लोग यहाँ लीनियर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। माइंड मैप में स्टडी करने का जो तात्पर्य है वो ये है कि चीज़ों को बहुत ही सरलता से याद रखा जा सकता है, समझा भी बहुत ही सरलता से जा सकता है, और मुझे आपको समझाने में भी बहुत ही आसानी रहती है। तो 4-5 बिंदु है जिसके तहत हमें इसका परिचय देखना है इस कानून का, कि कैसे आज जो अधिनियम हम लोग देख रहे हैं वो पारित हुआ, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया, जिनकी भूमिका रही।
देखेंगे सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 वाज एनेक्टेड बाय यूनियन लेजिस्लेचर, यानी कि यह एक केंद्रीय विधायिका का कानून है जो हमें मालूम है। साथ ही मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ जो ये बुक है जिसके आधार के साथ हम लोग चल रहे हैं, ये बुक में ऐसे कानूनों की जो है चर्चा, ऐसे कानूनों का जिक्र हुआ है जिन्होंने भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई हो। तो ये बात यहाँ हमें ध्यान रहे कि जो मूलभूत मुख्य कानून होते हैं वे अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, तभी महत्वपूर्ण होते हैं, तभी पूरे भारत के ऊपर लागू होते हैं, पूरे भारत को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ अधिकांश जो सारे कानून आएंगे वो यूनियन लेजिस्लेचर के ही आएंगे, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के कानूनों की बात हम लोग यहाँ बहुत ही कम करेंगे। शायद 100 से 125 लेक्चर्स में से हम लोग 2 या 3 लेक्चर्स में स्टेट लेजिस्लेचर के कानून की बात करेंगे, मगर अन्यथा सारे के सारे कानून जो है वो केंद्रीय विधायिका के द्वारा ही पारित किए जाते हैं। तो ये भी उनमें से एक है। लेजिस्लेचर टू करेक्ट द हिस्टोरिकल इंजस्टिस कमिटेड अगेंस्ट द लेबरर्स। यस, हिस्टोरिकल इंजस्टिस यानी कि यह एक ऐतिहासिक अन्याय है, ठीक है, क्योंकि पहला हमें मालूम है कि फ्यूडल सिस्टम था, यानी कि सामंती पद्धति थी, जागीरदारी थी, जागीरशाही थी, जिनमें जो निम्न प्रजाति थी, जो गरीब लोग थे, उनका शोषण होता था, उनके पास जबरन काम करवाया जाता था, मजदूरी करवाई जाती थी, काली मजदूरी करवाई जाती थी, यानी कि बहुत ही मेहनत वाली, ठीक है, और उनका जो है उनको एक प्रकार से गुलामी की तरह रखा जाता था। मगर आज इस आधुनिक समय में, इस लोकतांत्रिक युग में, यह एक प्रकार का दूषण है, यह एक प्रकार का पूरे समाज के लिए ब्लॉट है। तो इसको यहाँ खत्म करने के लिए और एक ऐतिहासिक समय से एक जो अन्याय चला आ रहा है इन मजदूरों के साथ, उसको खत्म करने के लिए यह कानून जो है वो यहाँ पारित किया गया है, ऐसा यहाँ मैं प्रथम बिंदु से जानने मिला। दूसरा बिंदु कहता है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन टू रिकॉग्नाइज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर ड्यू टू देयर इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, प्रोवाइड मेजर्स टू इंप्रूव देयर कंडीशन। यस, इट इज द इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन। वाई? टू रिकॉग्नाइज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। जो मजदूरों का शोषण हो रहा है उसको पहचान करने के लिए यह महत्वपूर्ण अपने आप में विधायक है। एंड प्रोवाइड मेजर्स टू इंप्रूव देयर कंडीशन। यस, पहले तो उनकी पहचान करना कि किनके साथ शोषण हो रहा है, जो जिनके साथ शोषण हो रहा है उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति क्या है और उन परिस्थिति को कैसे सुधारा जा सके। यह सारे मैकेनिज्म में ये कानून जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होने वाला है। बिफोर मॉडर्न टाइम्स द फ्यूडल सिस्टम वाज प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसका जिक्र मैंने किया, जिसे सामंतवाद कहते हैं। सामंतवाद या जिसे जागीरशाही भी कहते हैं। ठीक है, और जैसे हमें मालूम है कि यहाँ सामंतवादी या जागीरशाही में कुछ व्यक्तियों के पास जो संपत्ति होती थी वो केंद्रित होती थी, और जो अन्यथा जो पूरा समाज था वो अपने आप में आर्थिक रूप से कह लीजिए, सामाजिक रूप से कह लीजिए, निम्न कक्षा का था। तो ये कुछ चंद लोग इन ज्यादा लोगों के पास मजदूरी करवाते थे, बेरहमी से मजदूरी करवाते थे, जिसे बंधुआ या जबरन या इंग्लिश में कहे तो बॉन्डेड लेबर हम लोग कह सकते हैं। मगर तब पूरा जो समय था, पूरा जो काल था वो भिन्न था, अलग था। आज का काल आधुनिक है, लोकतांत्रिक युग है। तो ऐसे लोकतांत्रिक समय में, ऐसे आधुनिक समय में ऐसी जबरन, ऐसी बंधुआ मजदूरी सह नहीं जा सकती, ठीक है। और हमें ऐसे समाज के लिए, कि जो समाज इससे पीड़ित है, उनके लिए कदम उठाना चाहिए, उनको बंधुआ मजदूरी से मुक्त करना चाहिए। वी शुड फ्री देम फ्रॉम द बॉन्डेड लेबर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ ये कानून को पारित किया गया था। तो ये रहा तीसरा मुद्दा कि पहले तो सामंतशाही थी और इसलिए बॉन्डेड लेबर जो था वो भी बहुत ही प्रिवेलेंट था। उसके बाद देखा तो सम ऑफ द प्रोमिनेंट कॉजेज ऑफ बॉन्डेड लेबर, ये कुछ मुख्य कारण थे कि क्यों बॉन्डेड लेबर की समस्या जो है वो ज़्यादा बढ़ गई थी, या बॉन्डेड लेबर का जो चलन है वो ज़्यादा बढ़ गया था। जिनमें सबसे प्रथम है हैवी डेट, भारी ऋण। कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भारी ऋण में दबा है और वो पैसे नहीं दे पा रहा है किसी भी कारणोंसर, ठीक है। मगर जो लैंडलॉर्ड है, जो लैंडर है, वो तो अपने पैसे चाहेगा ही। तो ये भी एक मुख्य कारण था। जब कोई भी व्यक्ति, सपोज ए व्यक्ति है, वो लैंडर एक्स को
पैसा नहीं दे पा रहा है तो लैंडर एक्स जो है वो इन रिटर्न इनसे मजदूरी करवाएगा और वो एक प्रकार की बॉन्डेड लेबर होगी। तो ये सबसे प्रथम कारण है। दूसरा कारण है गरीबी। ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गरीबी उतना बॉन्डेड लेबर का प्रिवेलेंस जो है वो उस प्रदेश में ज़्यादा। तो अपने आप में अगर बॉन्डेड लेबर को कम करना है, बॉन्डेड लेबर की जो समस्या है उसको कम करना है, तो अगर पॉवर्टी के ऊपर ध्यान देंगे, अगर पॉवर्टी को कम करेंगे तो अपने आप में बॉन्डेड लेबर की समस्या जो है वो हल हो सकती है, काफ़ी हद तक हल हो सकती है। देन आफ्टर कास्ट क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यस, ये भी एक अपने आप में परंपरागत चीज़ है। ट्रेडिशनली कुछ चंद जातियों के साथ हम लोग ऐसा दुष्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा अन्याय कर रहे हैं और उनके पास जबरन मजदूरी करवा रहे हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यस, तो ये एक और महत्वपूर्ण, आखिरी है मगर मुख्य महत्वपूर्ण कारण है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति की असमान जो है उसका असमान आवंटन कह लीजिए, उसका असमान डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, ठीक है। तो ये भी इन्वाइट करेगा बॉन्डेड लेबर को, क्योंकि जिसके पास होगा उनके पास ज़्यादा होगा, जिनके पास नहीं होगा उनके पास कुछ नहीं होगा। तो ये भी एक अपने आप में प्रमुख कारण है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से ऐतिहासिक समय में बॉन्डेड लेबर की जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में फैल गई थी। उसके बाद thus due to extremely scarce resources they were forced to work for their money lenders and landowners for free of cost, yes, उनके पास तो कोई संसाधन नहीं थे, ठीक है, किसी भी किस्म के संसाधन नहीं थे। यहाँ तो आर्थिक संसाधन की बात की जा रही है, मगर उनके पास किसी भी किस्म के नहीं थे, चाहे वो आर्थिक कह लीजिए चाहे बिन आर्थिक कह लीजिए। तो इस कारण की वजह से इनको अपने मालिकों के लिए, अपने जो ज़मीन मालिक है उनके लिए मुफ्त में कार्य करना पड़ता था। उनको मात्र और मात्र 2 वक्त का खाना मिलता था, ठीक है, उनको नकद पैसे नहीं मिलते थे, उनको मजदूरी नहीं मिलती थी। तो ये भी एक बॉन्डेड लेबर है। उनको मात्र खाना ही मिलता था और पूरे दिन में 20 घंटे 18 घंटे उनके द्वारा काम जो है होता था या उनके पास काम करवाया जाता था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ जो बॉन्डेड लेबर है वो एक भारत में समस्या बन गया था। साथ ही भारत की जो अधिकांश आबादी है वो भी कृषि के साथ जुड़ी हुई है, प्राथमिक क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। तो बॉन्डेड लेबर का इश्यू जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा रहता था, तब भी रहता था, आज भी कुछ प्रमाण में मौजूद है। विच इन टर्न रिजल्टेड इन मोर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर्स, यस, उनके पास पहले तो आर्थिक संसाधन नहीं थे, जिनकी वजह से उनको मजबूरन काम करना पड़ता था बंधुआ मजदूरी के जो रूप में। फर्दर दिस सिचुएशन फर्दर डिटीरियोरेटेड देयर इकोनॉमिक सिचुएशन, तो यह परिस्थिति ने उनकी आर्थिक स्थिति को और बिगड़ कर रख दिया, ठीक है। तो यह परिस्थिति थी, पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी की पूरी कास्ट जो है वो बहुत ही निम्न जो है कक्षा पर पहुंच गई थी, एकदम लोवेस्ट स्ट्रेटा पर पहुंच गई थी। तो ये अपने आप में उनके लिए, भारत के पूरे सोसाइटी के लिए, भारत के पूरे विश्व की जो है समाज के लिए ये थोड़ा हानिकारक था। और ऐसा नहीं है कि ये ऐतिहासिक प्रश्न मात्र भारत में ही मौजूद था, भारत में तो विदेशियों के द्वारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया था, भारतीयों को ऐसा बंधुआ मजदूर बनाया गया था, ठीक है। तो वी आर नॉट द पायोनियर, हमने जो है बॉन्डेड लेबर की इस प्रथा को जन्म नहीं दिया, मगर मात्र और मात्र भारत के ऊपर तो ये प्रथा लागू हुई थी जो कि विदेश से आई थी। और अगर इसका मूल देखें, तो बॉन्डेड लेबर का मूल देखें तो वो स्लेवरी के साथ जुड़ा हुआ है, और स्लेवरी का मूल देखें तो हमें अमेरिका में तो दिखेगा ही दिखेगा, मगर उसके पहले हमें ब्रिटेन में दिखेगा, यूरोप में दिखेगा, क्योंकि वहाँ एक प्रकार से कॉलोनियलिज्म था, वहाँ एक प्रकार से सामंतशाही थी। तो वहाँ से स्लेवरी का जन्म हुआ, गुलामी का, और गुलामी में से बॉन्डेड लेबर का जन्म हुआ। देखिए, स्लेवरी जो है वो बहुत ही इंटेंस फॉर्म है, वहीं जो बॉन्डेड लेबर है ये माइल्ड फॉर्म है। मगर गुलामी तो गुलामी है, मगर एक माइल्ड है, और जो स्लेवरी है वो बहुत ही इंटेंस है। ये इन दोनों के बीच का चीफ डिफरेंस है। दिस सिनेरियो फ्यूल्ड द सिस्टम ऑफ बॉन्डेड लेबर एंड मेड इट कंटिन्यू थ्रू जनरेशन। यस, यही चीज़ों ने, ठीक है, जो हमने देखा कि बाहर से विदेशी आए यहाँ, फिर वे अपने वहाँ जो तंत्र थे वे यहाँ थोपने लगे, तो उनमें से ये भी एक तंत्र था बॉन्डेड लेबर का। अच्छा तंत्र भी उन्होंने यहाँ स्थापित किए, और खराब तंत्र जो कह सकते हैं कि जो हानिकारक तंत्र थे उनको भी यहाँ उन्होंने स्थापित किया। तो इनमें से जो हानिकारक है उनमें से ये बॉन्डेड लेबर का था, और ये पीढ़ियों तक
यह जो सिलसिला है वो चलता रहा, यहाँ तक कि आज भी चलता रहा है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने हैं, ठीक है, मगर फिर भी आज भी यहाँ भारत में बॉन्डेड लेबर की समस्या जो है वो फुल्ली इरेडिकेट नहीं हुई, ठीक है, फुल्ली जो है ये लुप्त नहीं हुई, मगर अभी भी कुछ पिछड़े प्रदेशों में, कुछ पिछड़ी प्रजातियों में और पिछड़े जो है पूरे राज्यों में यहाँ ये परंपरा जो है वो आज भी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ इंट्रोडक्शन में देखनी थी। अब इसका अगर बैकग्राउंड देखें कि ये प्रक्रिया किस तरीके से जो है इसकी उत्पत्ति हुई यह अधिनियम की, तो कुछ बिंदु में हमें इसका बैकग्राउंड देखना, इसकी पृष्ठभूमि देखनी है, जिनमें सबसे प्रथम है इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947। इट वाज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्लेवरी ऑफ अ फॉरेन कंट्री। यस, until 1947 वी वर अ स्लेव ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है। जैसे हमें मालूम है कि ब्रिटिश जैसे ही कई सारी यूरोपियन ताकतों ने, यूरोपियन शक्तियों ने पूरे विश्व में अपनी कॉलोनीज यानी कि अपने संस्थान स्थापित है, ठीक है, कि वहाँ उस प्रदेश में से वे कुदरती संसाधन और अन्य संसाधनों का शोषण कर सके, उनका शोषण करके अपना घर भर सके, अपनी तिजोरी भर सके। तो उनमें से एक ब्रिटिश थे जो भारत में आए, भारत में स्थायी हुए, भारत में जो अन्य उनके प्रतिस्पर्धी थे उनके साथ उन्होंने मुकाबला किया और उनको हरा दिया और भारत में अपना आधिपत्य जमा लिया। फिर वे भारत के ऊपर धीरे धीरे एक प्रकार से जो है भारत के पास गुलामी करवाने लगे, ठीक है, भारत के लोगों के पास, भारत के पास, पूरे देश के पास। और वो दो प्रकार की थी, एक थी पॉलिटिकल, एक थी इकोनॉमिक, ठीक है। मगर अब 1947 के पश्चात हम लोग वो परिस्थिति से आज़ाद हो गए। अब ब्रिटिश कॉलोनी जो है वो भारत के ऊपर गुलामी नहीं कर सकती, उन्होंने भारत को स्वतंत्रता, स्वाधीनता दे दी है। बट एट द सेम टाइम इंडिया वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी विद इन इट्स ओन कंट्री। यस, ये तो बात हुई विदेश की, मगर तब तक भारत में, भारत के आंतरिक हिस्सों में, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पिछड़े राज्य, कुछ पिछड़े प्रदेश, कुछ जिले, ठीक है, वहाँ आज भी जो है ये परिस्थिति जो है वो चालू है। मगर तब के समय, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वाज वेरी इंटेंस, और उसे कम करना, उसे मंद बनाना, माइल्ड करना, वो एक सरकार का दायित्व था, सरकार की जिम्मेदारी थी। द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस वर एंस्टाइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, जैसे हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई तो हमने हमारा एक संविधान जो है उसे एक लॉ ऑफ लैंड बनाया, इस पूरे प्रदेश, इस पूरे देश का कानून बनाया, जिसे हम लोग हमारा संविधान कहते हैं, जिनका हम लोग आदर भी करते हैं। हमने उसमें समानता एवं न्याय के सिद्धांतों को रखा, मगर उसका अभी इम्प्लीकेशन जो है, उसका अभी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करना बाकी है, वो करना जरूरी है। However, this intergenerational practice continued to grow and was in its most brutal forms. Yes, भले ही संविधान में हमने ये सिद्धांतों को रखा है, मगर फिर भी यहाँ यह जो परंपरा है, ये जो बॉन्डेड सिस्टम की जो आप कह सकते हैं कि पूरी जो सिस्टम है, पूरा जो तंत्र है वो बहुत ही फूला फला, ठीक है। और यहाँ का जैसे कहा गया कि इट्स मोस्ट ब्रूटल फॉर्म, यानी कि एक बहुत ही घातक रूप में था, और इन चीज़ों में मौजूद था जिनमें खान खनिजे है, माइंस है, होटल्स है, स्टोन क्वेरीज है, प्लांटेशन है, चाहे वो चाय के बागान हो, चाहे वो अन्य किसी चीज़ों के बागान हो, ब्रिक किल्स यानी कि ईंटों की भट्टियाँ हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स यानी कि खेतर, या आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल फील्ड यानी कि आपका खेत। तो इन सारी चीज़ों में बॉन्डेड लेबर्स जो थे या उसकी जो परंपरा थी वो मौजूद थी, मगर इनमें से हटाना था ताकि यहाँ जो बॉन्डेड लेबर के साथ जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड लेबर से जो पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय मिल पाए, उनको एक अच्छी जिंदगी भी मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ हमने कॉन्स्टिट्यूशन में करी थी, मगर अभी भी इसको लागू करना बाकी था। In 1975, bonded labor system promulgated to abolish the practice of physical, social, economic exploitation of laborers। देखिए यहाँ
बॉन्डेड लेबर सिस्टम ऑर्डिनेंस। ठीक है, यह एक अध्यादेश था जो सबसे प्रथम पारित किया गया और ये प्रथम कदम माना जाता है बॉन्डेड लेबर को और यह पूरी परंपरा को, पूरे तंत्र को खत्म करने की दिशा में। ठीक है, जो 1975 में सबसे प्रथम बार लागू किया गया था स्वतंत्र भारत में। ऑर्डिनेंस वाज बॉट इन द बैकड्रॉप ऑफ इमरजेंसी, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, अभी जो आपातकालीन समय यहाँ लगा था इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 टू 78 का, इन द मिड ऑफ इमरजेंसी बॉन्डेड लेबर एबोलिशन जो अध्यादेश है वो पारित किया गया था। तो ये एक नोंदनीय बाबत है। इश्यू ऑफ बॉन्डेड लेबर वाज हाईलाइटेड इन 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ 1957-77। यस, देखिए 20 पॉइंट प्रोग्राम, एंड दिस 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, इनिशियल डेज थे स्वाधीनता के बाद, गरीबी जो थी वो भारत में बहुत ही ज्यादा थी और इसको खत्म करने के लिए एक केंद्रित योजना की जरूरत थी, जो केंद्रित योजना यहाँ 20 पॉइंट प्रोग्राम के नाम से लागू की गई थी। 20 वर्ष के लिए थी 1957 से 77 और इनमें 20 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया था अलग अलग, जो कि अपने आप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी को उन्मूल करे, गरीबी को खत्म करे। तो ये यहाँ इनमें भी इसकी चर्चा की गई थी और कहा गया था कि भाई बॉन्डेड लेबर को खत्म करना होगा। ये भी एक 20 पॉइंट प्रोग्राम का भाग था। उसके बाद देखा तो सब्सिक्वेंटली 1976 दिस ऑर्डिनेंस वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट एज एक्ट। यस, और फिर बाद में 1976 में दिस ऑर्डिनेंस वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, यह अध्यादेश ने एक अधिनियम का रूप ले लिया और उसे संसद में, केंद्रीय संसद में से पारित भी करवा दिया गया। इट केम इनटू फोर्स रेट्रोस्पेक्टिवली ऑन 25 अक्टूबर 1975। रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि इस तारीख से, भले ही 1976 में यह पारित हुआ हो, मगर ये लागू जो है वो 1975 से हुआ था, यानी कि एक साल पहले से रेट्रोस्पेक्टिवली। तो ये सारी चीजें थी जो कि यहाँ बैकग्राउंड में देखनी थी। और जैसे हमने देखा कि स्वाधीन भारत में हमें ब्रिटिशरों की विरासत से बॉन्डेड लेबर की यह परेशानी मिली थी, यह चुनौती मिली थी, और उसको खत्म करने के लिए हमने सबसे प्रथम शुरुआत की ऑर्डिनेंस से। ऑर्डिनेंस के बाद उसी ऑर्डिनेंस को हमने अधिनियम का रूप दे दिया, और उसको अमल भी यहाँ कर दिया। तो ये चीजें थी पृष्ठभूमि की। अब हमें ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, इसका मूलभूत उद्देश्य, 2 उद्देश्य यहाँ जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सबसे प्रथम है इस बंधुआ मजदूरी के तंत्र को खत्म करना, जो इंटरजेनरेशनल है, यानी कि अंतर पीढ़ी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, उसको यहाँ खत्म करना है, शून्य करना है। टू प्रिवेंट फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। यस, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आर्थिक हो, किसी भी प्रकार का शोषण इन दुर्बल जो जातियां हैं, दुर्बल ज्ञातियां हैं हमारे भारत में, पूरे देश में, उनका शोषण खत्म करना, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आर्थिक हो। तो ये इसके 2 मूलभूत उद्देश्य है। अब यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात है। सबसे प्रथम हम लोग इसके मुख्य प्रावधानों को देखने से पहले हम लोग यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं कि पूरे विश्व में बॉन्डेड लेबर्स को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए हैं वैश्विक लेवल के ऊपर, वैश्विक स्तर पर, जिनमें सबसे प्रथम है फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1930 में। इट प्रोहिबिट्स ऑल काइंड्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड कंपल्सरी लेबर एंड प्रोवाइड पेनल प्रोविजंस टू पनिश द सेम। यस, ऑल काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर यानी कि मजबूरन, जबरन, एंड कंपल्सरी लेबर यानी कि अनिवार्यतः लेबर। तो ये दोनों को सबसे प्रथम तो इलीगल बनाता है और दोनों में नियोक्ता को सजा देने का भी प्रावधान है। एक्सेप्शंस टू दिस रूल वेर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, नॉर्मल सिविक ड्यूटी, वर्क एज पर कन्वेंशन बाय द कोर्ट, इमरजेंसी एंड माइनर कम्युनल सर्विसेज। यस, तो इनमें कुछ अपवाद दिए गए थे कि भी इन परिस्थितियों के अलावा आप फोर्स्ड लेबर या कंपल्सरी लेबर का उपयोग नहीं कर सकते, मगर कुछ ऐसी सेवाओं के लिए ये दोनों खुले रखे थे, जिनमें मिलिट्री है, इमरजेंसी का समय है, या अन्य कोई भी जो है किसी भी प्रकार की विशिष्ट ड्यूटी हो, मगर अन्यथा इन दोनों का प्रयोग जो है वो नहीं होना चाहिए। देन आफ्टर आर्टिकल 4 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सेज दैट नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड। यस, आर्टिकल 4 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार का जो
हमारा डिक्लेरेशन है यूनाइटेड नेशन के द्वारा अडोप्ट किया गया और फिर बाद में अन्य सभी राष्ट्रों के द्वारा अडोप्ट किया गया, उनमें लिखा है, उसकी धारा 4 कहती है कि भाई किसी के द्वारा किसी के पास, ठीक है, किसी के पास गुलामी या आप कह लीजिए कि बधुआ मजदूरी, जबरन मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, ठीक है, वो अपना आप में एक गुनाह हो सकता है। फिर उसके बाद एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1957, ये एक और कन्वेंशन है वैश्विक लेवल पर। हमने एक देखा 1930 का। फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट में धारा 4 देखी, वहाँ भी बॉन्डेड लेबर या गुलामी को ना है, सख्त रूप से ना है। फिर बाद में एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1957 का देखते हैं। इट प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर एंड कंपल्सरी लेबर एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल कोरिएशन, एजुकेशन, होल्डिंग सम स्पेसिफिक पॉलिटिकल व्यूज और ऑफ यूजिंग लेबर फॉर डेवलपमेंट और ऑफ मीन्स टू डिसिप्लिन लेबर और एज पनिशमेंट फॉर द स्ट्राइक और ड्यू टू नेशनल, रिलीजियस, सोशल एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए कितने सारे यहाँ वर्गीकरण किए गए हैं। संक्षिप्त में इस 1957 के कन्वेंशन के द्वारा बॉन्डेड लेबर का किसी भी रूप में प्रयोग निषिद्ध माना गया है, उसे अवैध माना गया है, ठीक है। तो ये बात यहाँ हमें ध्यान रखनी होगी, चाहे कारण कोई भी हो, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, ठीक है, यहाँ सख्त रूप से बॉन्डेड लेबर को अवैध माना गया है और उसके लिए सजा के प्रावधान भी किए गए हैं। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999, यस, दिस इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ आज हम देखें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से बच्चों के पास जो है बधुआ मजदूरी करवाई जाती है, बॉन्डेड लेबर करवाया जाता है, यहाँ तक कि उनके पास आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी करवाया जाता है। जैसे हम लोग तालिबान के केस में, आईएसआई के जो है केस में, या आईएस के केस में हम लोग देख सकते हैं, तो वे उनका भी, बच्चों का भी प्रयोग करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी आईएस हो जिसका मैंने जिक्र किया, चाहे वो वहाँ के आतंकवादी हो, वहाँ का संगठन हो आतंकवादी, उनके द्वारा चाइल्ड लेबर का प्रयोग किया जाता है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अवैध बताया गया है। इट स्पेसिफिकली इंक्लूड्स डेट, बाउंडेज, सर्फडोम एंड फोर्स्ड लेबर अमंग चिल्ड्रन, यस। कई बार जो लेंडर होता है वो उनका पैसे ना आने पर, उनका पैसा उनको परत ना मिलने पर, वे उनके जो ग्राहक होते हैं उनके बच्चों को ले जाते हैं, उनके पास मजदूरी करवाते हैं और इस प्रकार से उनका पैसा वसूल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ अवैध मानी गई है वैश्विक स्तर पर। अब इसी के जो है रिसेलेंट, इसी का रिसेलेंट भारत का लॉ है। अब उसके हम लोग मुख्य प्रावधान देखेंगे, मगर यहाँ एक आखिरी कदम छूट रहा है जो हम लोग देखते चलेंगे। द प्रोटोकॉल ऑफ द कन्वेंशंस फ्रॉम 2014 to 1930, इट प्रोवाइड्स नॉट ओनली प्रोटेक्शन बट ऑल्सो रिहेबिलिटेशन ऑफ सच लेबरर्स। यस, ये मात्र और मात्र इनके संरक्षण की बात नहीं करता, मगर इनके पुनः स्थापन की भी बात करता है, ठीक है, कि भाई उनको एक अच्छी डिग्निटी वाली लाइफ मिले, जीवन मिले, उनको अच्छा काम मिले, उनको शांतिपूर्ण जीवन मिले, इसका भी यहाँ जो है ध्यान इन कन्वेंशंस में रखा गया है। अब भारत के इस कानून के बारे में, यूनियन लेजिस्लेचर के कानून के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे प्रथम है एक्सटेंट, ठीक है, कि कहाँ लागू होगा, तो ये पूरे भारत के ऊपर लागू होगा। देखिए, अंटिल 5 अगस्त 2019 ये सारे जो कानून थे ना, ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर सारे देश के ऊपर लागू होते थे, मगर एक अपवाद था जम्मू एंड कश्मीर। मगर अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो 5 अगस्त 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है विधान सभा के साथ, और इसी के साथ ये सारे कानून जो आज दिन तक उसके ऊपर लागू नहीं होते थे, उसके विशेष एक दर्जे के कारण, जिसे हम लोग आर्टिकल 370 के नाम से भी जानते हैं, तो अब ये हट गई है। इसका जो विशेष दर्जा है वो खत्म हो गया है, और अब सारे जो कानून पूरे अन्य भारत के ऊपर लागू होते थे वे अब कश्मीर के धरती के ऊपर, कश्मीर की जमीन के ऊपर भी लागू होंगे। तो यहाँ अब से जो इसका एक्सटेंट है वो पूरे भारत में है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम, forced or partly forced labor who has advanced obtained by him or any of his lineal descendants or descendants and in misconsideration of the interest, customary or social obligation or obligation devolving on him by succession or economic consideration received by him or by any of his lineal descendants or descendants or birth in any caste or community. Yes, देखिए, फोर्स्ड और पार्टली फोर्स्ड लेबर को बॉन्डेड लेबर कहते हैं सबसे प्रथम तो,
ठीक है, या तो पूर्ण रूप से मजबूरन या तो अंशतः मजबूरन, मगर उन दोनों को कहा तो बॉन्डेड लेबर ही जाता है, कहा तो बंधुआ मजदूर ही जाता है। अब देखिए किसे बॉन्डेड लेबर कहते हैं। कहा गया है एडवांस ऑब्टेन्ड बाय हिम और बाय एनी ऑफ हिज लिनियल एक्सीडेंट्स और डिसेंडेंट्स इन द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट। यस, अगर किसी व्यक्ति ने या उस व्यक्ति की लिनियल, चाहे वो उसकी बाद की पीढ़ी हो या उसके पूर्व की पीढ़ी हो, उनके द्वारा अगर किसी के पास से पैसे लिए गए हैं और उनकी भरपाई नहीं की जा रही है, ठीक है, तो वो काम जो है उनकी भरपाई ना करने की वजह से जो काम क्षतिपूर्ति के लिए करना पड़ रहा है, उसे यहाँ बॉन्डेड लेबर कहा गया है। कस्टमरी और सोशल ऑब्लिगेशन। यस, कभी कभी परंपरागत रूप से भी होता है कि भाई कोई भी जो है, पहले के ज़माने में राजा महाराजा थे तो उनके जो नौकर चाकर थे वो एक ही खानदान के, एक ही कुटुंब के रहते थे। वो नौकर बाप होता था, वो अपनी पीढ़ी को यानी कि अपने बच्चे को यह जिम्मेदारी दे जाता था, उनको सिखा जाता था कि भाई हमें सदा इनके पास ही रहना है, वो बोले वही करना है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का कस्टमरी एंड सोशल ऑब्लिगेशन हुआ। फिर ऑब्लिगेशन डिवॉल्विंग ऑन हिम बाय सक्सेशन, ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को सक्सेशन ही ऐसा मिला अपनी अगली पीढ़ी से जो अपना आप में बॉन्डेड लेबर है, तो वो भी एक प्रकार से बंधुआ मजदूर हुआ। इकोनॉमिक कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय हिम और एनी ऑफ हिज एंसिडेंट और डिसेंडेंट बर्थ इन एनी कास्ट ऑफ कम्युनिटी। देयर आर स्पेसिफिक कास्ट एंड कम्युनिटीज, ठीक है, जिनको हम लोग मानते हैं कि उनका जन्म ही मजबूरन मजदूरी करने के लिए बना है, मगर ऐसा नहीं है। तो इन सारे जो है प्रकार के जो लेबर्स है उसको बॉन्डेड कहते हैं, उनको बंधुआ कहते हैं। इफ द अबव कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन प्रोवाइड बाय हिमसेल्फ और थ्रू एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और एनी डिपेंडेंट पर्सन लेबर और सर्विस टू द क्रेडिटर आइदर विदाउट वेजेस और फॉर मिनिमल वेजेस और गिव अप द फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, गिव अप द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इनमें से कोई भी शर्त है उस व्यक्ति के पास, तो वो इस तरीके से उसे कार्य करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें बॉन्डेड लेबर के ही प्रकार है, ठीक है। उनको अपनी जो है स्वतंत्रता त्याग देनी होगी, बहुत ही कम वेतन दर से काम करना होगा। पहले तो शून्य वेतन ही मिलेगा, मगर अगर मिलेगा तो वो भी कम मिलेगा, ठीक है। तो यह सारी चीज़ों को उसको सहना पड़ेगा और यह सारी चीज़ों को ही बॉन्डेड लेबरिंग कहते हैं। उसके बाद देखें तो गिव अप द राइट टू अप्रोप्रिएट और सेल एट मार्केट वैल्यू एनी ऑफ हिज प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट। उसकी जो मिल्कत है, ठीक है, जो बॉन्डेड लेबरर है उसकी जो मिल्कत है वो भी उसे दे देनी पड़ेगी या बहुत ही कम दाम में बेचनी पड़ेगी, क्योंकि उसे किसी भी किस्म का ऋण चुकता करना होगा, जो ऋण का भुगतान करना होगा, आई मीन। फिर उसके बाद एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर विच इज मेंशन्ड इन द सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट व्हिच सेज दिस प्रोविजन एबोलिश्ड द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एंड फ्री एंड डिस्चार्ज्ड हिम फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशंस टू रेंडर एनी बॉन्डेड लेबर। यस, यह प्रोविजन यानी कि यह प्रावधान किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी से मुक्त करता है और उससे यहाँ कहा गया है कि एंड उसका जो कर्तव्य है बंधुआ मजदूरी में जो उसे करना पड़ता है उसे भी मुक्त करता है ये धारा, ठीक है। तो ये अपने आप में इन मजदूरों के लिए, उनके कल्याण के लिए ये पूरा कानून तो महत्वपूर्ण है ही है, मगर ये उसकी धारा जो है वो भी महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद एग्रीमेंट एंड कस्टम टू बी वॉइड। सेक्शन 5 डील्स विद द एग्रीमेंट एंड कस्टम टू बी वॉइड। एग्रीमेंट यानी कि किसी भी किस्म की समझौती बॉन्डेड लेबर करवाने के लिए या किसी भी किस्म की परंपरा, ट्रेडिशन, ठीक है, तो या रिवाज कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को नल एंड वॉइड यहाँ धारा 5 बनाती है। बॉन्डेड लेबर के लिए किसी भी किस्म की समझौती, किसी भी किस्म का ट्रेडिशन अपने आप में नल एंड वॉइड यहाँ इस कानून की धारा 5 के द्वारा बनाया जाता है। कहा गया है कि एनी ट्रेडिशन, कस्टम, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट बाय विच एनी पर्सन और हिज फैमिली इज रिक्वायर्ड टू वर्क और रेंडर एनी सर्विस शैल बी इन ऑपरेटिव एंड वॉइड। यस, किसी भी किस्म की इस प्रकार की समझौती हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई ट्रेडिशन हो, कोई कस्टम हो, जिनमें कोई व्यक्ति या उस व्यक्ति का परिवार किसी भी किस्म के बंधुआ मजदूरी के साथ जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप में इनऑपरेटिव है, बिन कार्यान्वयन है और साथ ही में वॉइड है, यानी कि उसका कोई महत्व नहीं है, उसको लागू नहीं किया जा सकता, वो शून्य है।
फिर उसके बाद लायबिलिटी टू रिपे द बॉन्डेड डेट विच इज डेल्ट इन सेक्शन 6 ऑफ द लॉ, which says any unpaid bonded debt of bonded laborer will be deemed as extinguished. No suit can be filed for recovery of such debt. Even the attached property for recovery of such debt or forceful possession of any such property will also be vacated. Yes. ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि बॉन्डेड तरीके से अगर ऋण की वसूली हुई तो वो वसूली गिनी नहीं जाएगी, वो वसूली किसी भी नियोक्ता को वापस करनी पड़ेगी। अगर इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, अगर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो है किसी भी प्रकार का इंटरफियरेंस हुआ, तो यहाँ जो बॉन्डेड लेबर है उनको फ़ायदा मिलेगा और उनके द्वारा जो चुकाए गए पैसे हैं वो जो है उनकी फिर से आपूर्ति होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ लायबिलिटी में बताई गई है कि वे लायबल नहीं है किसी भी प्रकार से। देन इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज, द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज ड्यूटीज एंड कन्फर पावर ऑन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम। ठीक है, जो कि अपना आप में पूरे जिले के प्रशासन का मुखिया होता है, उसमें राज्य सरकार जो है वो ये सत्ता भी निहित कर सकती है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फर्दर डिवोल्व सच पावर्स एंड ड्यूटीज टू हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स डीम्ड नेसेसरी। फिर बाद में डीएम जो है वो अपनी सत्ता, अपनी ज़रूरत, अपने प्रदेश की ज़रूरत के हिसाब से उनके जो निम्न कक्षा के पदाधिकारी है यानी कि उससे जो है नीचे के, जिसमें प्रांत अधिकारी आता है यानी कि डेप्यूटी कलेक्टर अधिकारी जो होते हैं उस वर्ग के, उनको ये काम जो है वो सौंपते हैं, उनको आवंटित करते हैं। विजिलेंस कमेटी, द स्टेट गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म विजिलेंस कमेटी यानी कि देख रेख वाली, मॉनिटर करने वाली। In every district or subdivision as it may deem necessary, which with a district magistrate or a subdivisional magistrate as its chairperson. Yes, तो यह vigilance committee में भी DM जो है he or she will head the entire vigilance committee of district level or subdivisional level. फिर the functions of such committees are advise district magistrate or other authorized person on effective implementation. Provide for social and economic rehabilitation of freed laborers. Take note of offences committed under this act. Make a survey of cognizance taken of such offence and defend any suit filed against the freed laborer or his or her family members for the recovery of debt. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ विजिलेंस कमेटी को कार्य करना पड़ेगा। सबसे प्रथम तो अध्यक्ष या पूरी समिति को, अध्यक्ष यानी कि डीएम को एक प्रकार से सलाह देनी पड़ेगी कि भाई इस कानून को कैसे अच्छी तरीके से, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा असरकारिता के साथ उसे लागू किया जा सके। दूसरे में सोशल एंड इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन, यस, उनके पुनर्स्थापन की, पुनर्वासन की बात की गई है, जिनको बंधुआ मजदूरी से मुक्त किया गया हो, जिनको छोड़ा गया हो। फिर टेक ए नोट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड, यस, पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कितने गुनाह जो है वो होते हैं, उनका एक लेखा जोखा तैयार करना, उनकी एक सूची बनाना। मेक ए सर्वे ऑफ कोग्निजेंस, यह सर्वेक्षण करना कि किस तरीके से यह कानून का उल्लंघन हो रहा है या बॉन्डेड लेबर की प्रथा जो है वो आज प्रचलन में है, चलन में है। डिफेंड एनी सूट फाइल्ड अगेंस्ट फ्रीड लेबरर्स और हिज हर फैमिली मेंबर्स फॉर रिकवरी ऑफ डेट। यस, अगर किसी भी रिकवरी करने वाले ने अगर ऐसे बॉन्डेड लेबरर के ऊपर या उसके पूरे कुटुंब के ऊपर, फैमिली के ऊपर अगर किसी भी किस्म का दावा किया है तो वो दावा जो है वो खारिज बन जाएगा, वो शूट जो है वो आगे चल पाएगा नहीं। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो कि विजिलेंस कमेटी के द्वारा की जाती है। Punishments for enforcement of bonded labor and advancement of bonded debt. Imprisonment में range between 1 to 3 years. 1 से 3 वर्ष की जेल हो सकती है with a fine which may extend to ₹2,000. Punishment for omission or failure to restore bonded labor's property. Imprisonment which may extend to 1 year or fine of ₹1,000. ठीक है, तो ये कुछ इसमें सजा के प्रावधान है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों में। अब यहाँ इसके कुछ आलोचनात्मक मुद्दे देखेंगे, तत्व देखेंगे, फिर बाद में इसके महत्व के ऊपर भी हमारा ध्यान करेंगे। तो जिनमें सबसे प्रथम शुरू करेंगे हम लोग आलोचना से। कहा गया है कि पुअर स्टेट आर द वर्स्ट परफॉर्मर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। यस, क्योंकि दे आर पुअर
और जैसे हमने शुरुआत में ही बताया कि भाई जहाँ पॉवर्टी ज़्यादा होगी वहाँ बॉन्डेड लेबर का प्रश्न जो है वो भी ज़्यादा रहेगा। एज द पॉवर्टी एंड कास्ट स्ट्रक्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द बॉन्डेड लेबर, ठीक है, यही इसके मुख्य कारक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन इज इंपॉर्टेंट, यस, मात्र और मात्र लेजिस्लेशन को गढ़ना, उसको पारित करना, उसको एनेक्ट करना वही महत्वपूर्ण नहीं, मगर उसके साथ उसका अनुकरण, उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना ही महत्वपूर्ण है, तब जाके हम उसके फ्रूटफुल बेनिफिट्स पा सके। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड सोशल विल इज रिक्वायर्ड टू अबॉलिश बॉन्डेड लेबर। ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड सोशल विल यानी कि एक दृढ़ राजनैतिक आप कह सकते हैं कि इच्छा एवं सामाजिक इच्छा, दृढ़ राजनीतिक एवं सामाजिक इच्छा यहाँ जरूरी है बॉन्डेड लेबर को खत्म करने के लिए, इस कानून को अच्छी तरीके से इसका अनुकरण करवाने के लिए। तो ये इसके कुछ जो है क्रिटिसिज्म का मुद्दे है। अब ऑन द अदर एंड हमें इसका महत्व देखना है, बिंदु में ही हम इसका महत्व देखेंगे, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि इट इज ए डायनामिक एंड इट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन न्यू फॉर्म। यस, इट्स अ डायनामिक, क्योंकि यहाँ बॉन्डेड लेबर का जो पूरा कानून है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि इट कैन बी कंटेम्पररी विद द चेंजिंग टाइम्स, ठीक है। तो ये अपना आप में इसका एक पहला मुख्य बिंदु है। दूसरा बिंदु कहता है कि नेसेसरी एक्ट टू स्ट्रेंथन द मैकेनिज्म एट ग्रास रूट लेवल्स सो दैट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन इम्प्लीमेंटेशन इज इम्प्रूव्ड। यस, तो इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई और यहाँ कहा गया है कि ये एक महत्वपूर्ण जरूरी एक्ट था, जरूरी कानून है, जिन्होंने यहाँ इस जो है ज़मीनी स्तर पर बॉन्डेड लेबर को ख़त्म करने के लिए कुछ मैकेनिज्म सेट किया हो, कुछ प्रावधान सेट किए हो। तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा बिंदु, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, इंडिया इज ट्रीटेड एज अ पुअर परफॉर्मर इन कर्टेलिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी, सो द एक्ट इज बेनिफिशियल हियर। यस, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो कि वैश्विक पैमाने पर, वैश्विक स्तर पर स्लेवरी का जो नाप है, ठीक है, उसको मेजर करता है। स्लेवरी का जो आप कह सकते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है, उसका प्रिवेलेंस है, उसको मेजर करता है ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में, जिनमें भारत को एक पुअर परफॉर्मर यानी कि खराब प्रदर्शनकारी दर्शाया गया है। अब ऐसे में यहाँ ये कानून जो है वो भारत का यह प्रदर्शन सुधार सकता है, तो इसलिए यहाँ महत्वपूर्ण है। अब ये तो हमने देखा है इसका आलोचना, इसका महत्व, मगर यहाँ हमें ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है उसके बारे में भी कुछ माहितियाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, हमें परीक्षाओं में थोड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो, चाहे वो हमारी मुख्य परीक्षा हो। तो इसके लिए मैं आपकी 5 मिनट लूँगा और पूरा जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है वो आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये इस बुक का ही हिस्सा है, इस बुक में से ही हमने स्कैन करके आपके सामने रखा है, जिनको अब हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे प्रथम इट इज़ पब्लिश्ड बाय मिंदरो फाउंडेशन वॉक ऑफ फ्री इनिशिएटिव। तो ये एक महत्वपूर्ण नाम है जो कि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मालूम होना चाहिए, और आमतौर पे ऐसे ऑफबीट चीज़ों को ही हमारी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जो ज़्यादा जो है चर्चा में ना हो, जिनकी हमें ज़्यादा पता ना हो, वैसी चीज़ों को ही यहाँ रखा जाता है। तो ये उनमें से एक है। इट मेजर्स मॉडर्न स्लेवरी एट द ग्लोबल, नेशनल एंड रीजनल लेवल्स। यस, ये मॉडर्न स्लेवरी को यानी कि जो आधुनिक गुलामी है उसको नापता है, वैश्विक पैमाने पर नापता है, जो है प्रादेशिक पैमाने पर नापता है, और स्थानिक पैमाने पर भी नापता है। टिल नाउ 4 एडिशंस हैव बीन पब्लिश्ड। यस, 4 इसके संकलन आज दिन तक प्रकाशित हो गए हैं, 2013, 14, 16 और आखिरी हुआ वो 18 में हुआ। उसके बाद कोई नया संस्करण इसका हमारे सामने नहीं आया है। द 2018 इंडेक्स इंक्लूड 3 की वेरिएबल्स। इनमें 3 जो है कारकों को पहचाना गया है, जिनमें सबसे प्रथम है साइज। आपकी आबादी, आपकी पॉपुलेशन की साइज बहुत ही मैटर करती है। आपके लेबर वर्कफोर्स की साइज भी उसमें मैटर करती है। फिर द रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है अपने देश, अपने प्रदेश में से बदुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए, वो भी यहाँ गिना गया है। और तीसरे बिंदु में वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए, साइज में प्रिवेलेंस ऑफ इश्यू इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड नंबर्स। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ये जो चुनौती है वो ज़्यादा बड़ी, जितना कम पॉपुलेशन उतनी ये चुनौती कम बड़ी। द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट, मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द प्रॉब्लम एंड वल्नरेबिलिटी, फैक्टर्स दैट मेक पीपल वल्नरेबल। देखिए, यहाँ एक डायग्राम, एक वेन डायग्राम की मदद से हमें मॉडर्न स्लेवरी का यह जो पूरा परिदृश्य है वो समझने का प्रयास किया गया। देखिए, एक बाजू फोर्स्ड लेबर है, यानी कि जबरन मजदूरी है,
दूसरी बाजू ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, यानी कि मनुष्यों की आपले है, मनुष्यों की जो है खरीद बिक्री है। फिर यहाँ स्लेवरी एंड स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस है जिनमें फोर्स्ड मैरिज भी शामिल है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, अगर ये दोनों मिले, फोर्स्ड लेबर और स्लेवरी प्रैक्टिसेस मिल गए, तो इसमें से फोर्स्ड लेबर का जन्म होगा, जहां फोर्स्ड मैरिज भी होंगे। अगर ये दोनों साथ में आ गए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्लेवरी साथ में आ गए, तो ट्रैफिकिंग फॉर स्लेवरी एंड स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस हो जाएगा। ठीक है, एक बाजू स्लेवरी एंड प्रैक्टिसेस तो है ही है, एक बाजू ट्रैफिकिंग है, दोनों जुड़ गए तो ट्रैफिकिंग किसके लिए होगा, स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस के होगा। वैसे ही यहाँ फोर्स्ड लेबर और स्लेवरी प्रैक्टिस अगर दोनों जुड़ गए तो फोर्स्ड लेबर भी सामने आएगा, फोर्स्ड मैरिज भी सामने आएंगे। और सेम गोज विद द फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर लेबर एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये मॉडर्न स्लेवरी का परिदृश्य है। ऐतिहासिक जो हमारी इतिहास में जो हमारी गुलामी थी उसका परिदृश्य थोड़ा सा भिन्न था, उसका स्वभाव थोड़ा सा भिन्न था, प्रकार भिन्न था, मगर आज इसका स्वभाव भी अलग हो गया है, भिन्न हो गया है, और इसका प्रकार भी भिन्न हो गया है। देखिए, तो ये दो बिंदुओं के साथ अलग अलग किस्म के बंधुआ जो है लेबरिंग सिस्टम जो है वो बनती है, यहाँ बॉन्डेड लेबरिंग सिस्टम बनती है, हम कह सकते हैं। फिर आगे देखें तो उसमें कहा गया है कि इन 2018 स्टडी फाउंड दैट नियरली 8.1 मिलियन वेर लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी ऑन एनी गिवन डे इन इंडिया। यस, 8.1 मिलियन यानी कि 81 लाख people are facing the problem of bonded labor. There were 6.1 victims per 1,000 people in India. Yes, प्रति 1,000 व्यक्ति में 6.1 व्यक्ति बॉन्डेड लेबर से प्रभावित है। बॉन्डेड लेबर के या मॉडर्न स्लेवरी एक आधुनिक गुलामी का शिकार है। फिर उसके बाद द मेन रीजन फॉर द हाई इंसिडेंस ऑफ स्लेवरी आर फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, फोर्स्ड मैरिज, ऑर्गन ट्रैफिकिंग एंड द यूज ऑफ चिल्ड्रन इन द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये सारे कुछ कारण है कि क्यों भारत में बॉन्डेड लेबर या मॉडर्न स्लेवरी का जो परिदृश्य है वो इतना घातक क्यों है, इतना इंटेंस क्यों है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें इस 48वें लेक्चर में देखनी थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। ये महत्वपूर्ण कानून है और कानूनों का जो महत्व है वो परीक्षाओं में तो होता ही है, मगर एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते भी आपको यहाँ जो माहितियाँ हैं वो मालूम होनी चाहिए, वो हितावह है। तो यही सारी चीज़ें हैं। हम लोग मिलेंगे इसी श्रृंखला के अगले उपाख्यान में, अगले कानून के साथ, उसके गहन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। साथ ही ग्रोथमोंट यूपीएससी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वाकांक्षी छात्र है, जो जिज्ञासु बच्चे हैं, उन तक हमारा यह रिसर्च कंटेंट पहुँचे, उनको हम परीक्षा में उपयोगी बने। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथमोंट यूपीएससी। जय हिंद।